हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज की विविध प्रश्नावली पढ़ रहे थे और इस प्रश्नावली के हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखे थे इससे पहले वाले वीडियो में। उसी के आगे आज आपको क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है। यदि अब तक उन प्रश्नों को आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रेस करके उसको आप जरूर पढ़ लें ताकि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। और आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। देखिए बच्चों, एक यहां पर एक नई बात है, नई बात। हालांकि अभी तक आपने जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन किए हैं उसमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है उस पर एक आपकी थ्योरम है, वो पहले हम आपको बता देते हैं। थ्योरम कुछ इस प्रकार से है कि अगर कोई एपी है, कोई एपी है मतलब कोई समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी के सभी पदों में समान संख्या को जोड़ दिया जाए अथवा घटा दिया जाए अथवा गुणा अथवा भाग कर दिया जाए तो आपकी श्रेणी एपी की एपी ही रहती है। उसी सार्वंतर वाली जो दी गई श्रेणी होती है उसी सार्वंतर वाली श्रेणी प्राप्त होती है। एक बार यहां समझा देते हैं कि आपके पास कोई श्रेणी इस प्रकार से है। पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। इस प्रकार से कोई आपकी एपी है और यदि इस श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई भी अचर राशि जोड़ दे, कोई भी अचर राशि, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ए है और इसमें हमने के जोड़ दिया, इसमें भी हम के जोड़ दें, इसमें देखो के जोड़ दें, इसमें भी अब कर के जोड़ दें तो ये a प्लस 2d, इसमें हमने के जोड़ दिया। यहां भी अगर के जोड़ दें a प्लस 3d और इसमें भी हमने के जोड़ दिया तो इस प्रकार देखो हमारी ये श्रेणी बन जाएगी। ये जो श्रेणी बनी है ये श्रेणी भी उसी सार्वंतर वाली समांतर श्रेणी है जो दी गई श्रेणी थी। जो इसका सार्वंतर है वो ही इसका सार्वंतर है। देखो चेक कर लें, इसको इससे घटा दें, इसको इससे घटा दें, इसको इससे घटा दें, सार्वंतर बिल्कुल वही मिलेगा जो इसका है। आपको पता है कि इसका सार्वंतर कितना है डी। तो यहां देखिए अगर हम ये कहें कि ये दूसरा पद है a प्लस डी प्लस के और इसमें से अगर a प्लस डी को घटा दें, सॉरी a प्लस के को घटा दें तो a माइनस के हो जाएगा। देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो सार्वंतर कितना बचा, डी बचा कि नहीं बचा, बचा ना। तो इसको इससे घटा दें या इसको इससे घटा दें अथवा इसको इससे घटा दें, आपको सार्वंतर डी मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी समांतर श्रेणी में कोई भी संख्या को, कोई भी एक संख्या, एक ही संख्या है, ऐसा नहीं है कि इसमें के जोड़ दें और इसमें 2 के जोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक पद में एक समान संख्या को जोड़ दिया जाए तो आपको श्रेणी एपी ही मिलेगी और उसी सार्वंतर वाली श्रेणी मिलेगी जो कि हमें दी गई श्रेणी का सार्वंतर होता है। उसी सार्वंतर वाली ये समांतर श्रेणी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। जोड़ने से भी यही होता है, अगर घटा दें तो घटाने से भी बिल्कुल वही बात है कि समान पद को, समान संख्या को अगर घटा दिया जाए तो अभी हमें श्रेणी एपी ही मिलेगी और इसका भी सार्वंतर वही होगा जो दी गई श्रेणी का होगा, ठीक है। तो बस इसको आपको इसी थ्योरम का हम क्वेश्चन नंबर 16 में यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यदि, इस प्रकार से लिखा है, यदि a ब्रैकेट में है 1/b प्लस 1/c, कॉमा ये लिखा हुआ है b ब्रैकेट में है 1/c प्लस 1/a, कॉमा ब्रैकेट में है, यहां पर पहले c लिख लें, ये है c ब्रैकेट में है 1/a प्लस 1/b और ये आपको AP में दिया गया है। क्या है, ये AP में है। तो प्रश्न कहता है कि अगर ये AP में है तो सिद्ध करके दिखा दो कि ABC AP में होगी। क्या सिद्ध करके दिखाना है कि ABC तीनों संख्याएं AP में हमें सिद्ध करके दिखानी है, जबकि हमें ऐसा दिया गया है कि ये आपकी श्रेणी 3 पद है ना, पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये तीनों पद काहे में है, AP में। इतनी बात ठीक है।
और अगर ये एपी में है तो हमें सिद्ध करके ये दिखाना है कि ए कॉमा बी कॉमा सी भी एपी में होंगे, ऐसा सिद्ध करके दिखाना है। चलो एक बात तो और आगे थोड़ा बढ़ाएंगे इसको हम। इसको अगर ऐसा लिख दें कि ए आपका ज्यों का त्यों, यहां से बी सी एलसीएम आ जाएगा, इसको हल कर दें तो ये सी प्लस बी मिल जाएगा, कॉमा इसको अगर हल करें तो ये देखिए सी ए एलसीएम कितना आएगा सी ए, तो इसको हम ए प्लस सी लिखेंगे, कॉमा सी इसका देखो एलसीएम ए इंटू बी, तो यहां लिखेंगे बी प्लस ए, ये भी आपकी एपी में ही रहेगी। ठीक है, इसमें तो कुछ जोड़ा भी घटाया नहीं है, कुछ नहीं किया है, तो जो जैसे पद थे अगर ये पद एपी में है तो निश्चित रूप से ये भी पद आपके एपी में ही रहेंगे। अब देखिए थोड़ा और आगे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बी और अपॉन में ये लिखा है बी सी, यहां देखो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और अपॉन में ये लिखा है सी ए, यहां भी आपको सी से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी और अपॉन में ए बी, ये आपके एपी में ही होंगे। इतनी बात तो बिल्कुल ठीक है। यहां अभी हमने देखो कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं, केवल पदों को हमने सिंपल सी एक यहां पर इसको हल कर लिया, मतलब पदों को हमने हल कर लिया, बाकी जोड़ा कुछ नहीं है, अभी घटाया कुछ नहीं है, कुछ भी और नया नहीं किया है। यहां से और देखो थोड़ा, अब हम कुछ नया करने जा रहे हैं। क्या? प्रत्येक पद में एक जोड़ दें। क्या कर दें? एक जोड़ दें। हमने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर समांतर श्रेणी के पदों में प्रत्येक पद में एक ही संख्या को जोड़ दिया जाए तो हमारी एपी ही रहती है, बदलती नहीं है। अगर हम प्रत्येक पद में एक जोड़ दें, इसमें एक जोड़ें, इसमें एक जोड़ें, इसमें एक जोड़ें, तो हमारी ये एपी ही बनी रहेगी। तो अगर प्रत्येक पद में एक जोड़ दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी प्लस ए बी और अपॉन में ये है बी सी, इसमें हम एक जोड़ दें, कॉमा यहां देखो ए बी प्लस बी सी अपॉन में सी ए, इसमें भी हम एक जोड़ दें और यहां भी हम इसी प्रकार से लिख दें बी सी प्लस ए सी और अपॉन में ए बी, यहां भी हम एक जोड़ दें। तो अब जोड़ने से होगा ये कि हमारी एपी जो है वो एपी में ही हो जाएगी, मतलब बदलेगी नहीं, एपी नहीं बदलेगा। समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी में ही होंगे, एपी में होंगे। ठीक, एक जोड़ने से भी ये तीनों पद एपी में ही बने रहेंगे। अब आगे देखो इसको हल करोगे तो यहां से देखिए बीसी एलसीएम आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी प्लस ए बी और प्लस बी सी। यहां देखिए इसका एलसीएम सी ए हो जाएगा, तो हमें लिखना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखना है, और यहां भी हम ए बी एलसीएम लें तो हमें मिल जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। ठीक, और ये आपका एपी में ही होंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, अब यहां से एक बात और समझ में आ रही है कि प्रत्येक पद में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, यहां देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहां भी है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहां है। तो प्रत्येक पद के तीनों पदों में अंश में जो संख्या लिखी है वो समान संख्या है। यदि हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से प्रत्येक पद में भाग दे दें तो अभी हमारी एपी की एपी ही रहती है। अभी हमने आपको बताया कि प्रत्येक पद में यदि समान संख्या से भाग कर दिया जाए तो एपी एपी ही रहती है। तो यहां से अगर हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का प्रत्येक पद में भाग कर दें तो देखो हमारी एपी की एपी बनी रहेगी। यहां लिख दें प्रत्येक पद में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से भाग कर दें। से भाग करने पर अगर प्रत्येक पद में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से भाग करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 1/BC, क्योंकि भाग करने से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, BC यहां मिल जाएगा। भाग करने से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1/CA यहां मिलेगा, और भाग करने से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1/AB मिलेगा, और जो कि एपी में ही होंगे। इतनी बात ठीक है। हमने बताया एपी बदलेगी नहीं, भाग कर दें तो भी एपी रहेगी, गुणा कर दें तो भी एपी रहेगी, जोड़ दें तो भी एपी रहेगी, और घटा दें तो भी एपी की एपी ही रहती है। अब देखिए एक और काम, यहां एक काम और कर दें। क्या? प्रत्येक पद में ए इंटू बी इंटू सी से हम
गुणा कर दें तो अभी देखो एपी की एपी रहेगी, गुणा कर दें तो अभी एपी की एपी रहती है। प्रत्येक पद में ए इंटू बी इंटू सी से गुणा करने पर, यदि प्रत्येक पद में ऐसा कर दें कि ए इंटू बी इंटू सी से गुणा कर दें तो हमें देखो क्या मिल जाएगा, एक लाइन थोड़ी सी और रह गई है, यहां समझ लेते हैं। यदि यहां पर देखो एक बटे बी सी लिखा है और इसमें हम ए बी सी से गुणा कर दें, यहां देखो एक बटे सी ए लिखा है, एक बटे सी ए लिखा है, इसमें भी हम ए बी सी से गुणा कर दें, और यहां एक बटे ए बी लिखा है, एक बटे ए बी लिखा है, इसमें भी हम ए बी सी से गुणा कर दें तो हमारी एपी ही बनी रहेगी। इतनी बात तो ठीक है। यहां देख सकते हैं हम कि ए ये बी वाला, बी और सी, बी सी आपस में कैंसिल हो जाएगा, ए यहां मिलेगा, सी ए कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बी मिलेगा, और इसी प्रकार ए इंटू बी सी कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर हमें सी मिलेगा। हम कह सकते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी भी एपी में होंगे, अब भैया बताओ, यही हमें तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि अगर ये एपी में है तो हमें ए कॉमा बी कॉमा सी भी एपी में होंगे, ऐसा सिद्ध करना था। तो बस अब हमारी बात खत्म होती है, यही हमें सिद्ध करना था, यहां लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है, एकदम क्लियर बात। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 नोट करें भाई, अच्छा बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हालांकि इस बुक में केवल एक ही प्रश्न ये दिया गया है इस टाइप का है, कोई एक दो एग्जाम्पल भी है तो उनको भी आपको कवर करना है, सीखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, इसको रब कर लें या किसी कोई और समस्या हो तो बताओ भाई, है ना। एक बार फिर से समझे, हमने क्या किया कि ये 3 पद एपी में दिए गए थे, इनको हमने हल कर लिया। तो यहां हल करने के बाद देखो अभी हमने कुछ भी जोड़ा नहीं है, इनको एलसीएम लेके हल कर लिया, इसका भी हमने एलसीएम लेके हल कर लिया, इसको भी एलसीएम लेके हल कर लिया, तो हमारी एपी थी, एपी में ही रहेंगी। फिर इसके बाद यहां पर हमने ए का इधर गुणा कर दिया, बी का इसमें गुणा और सी का इसमें गुणा कर दिया, तो ये 3 पद हैं जो कि एपी में थे तो एपी में ही बने रहेंगे। फिर हमने प्रत्येक पद में एक जोड़ दिया, तो यहां से एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, तो एक जोड़ने से चूंकि समान संख्या को जोड़ा है इसलिए हमारी एपी की एपी ही रहेगी। तो एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, अब हमारी एपी में ही होंगे ये तीनों पद। अब यहां से देखो इसको हल कर लिया, ये भी हमारे पद एपी में हो जाएंगे। अब प्रत्येक पद में ए बी प्लस बी सी प्लस सी से हमने भाग कर दिया, तो ये पूरा अंश सभी का खत्म हो जाएगा। चूंकि भाग करना है हमें तो ये अंश में लिखा है, भाग करने का मतलब हर से, है ना, हर में हम गुणा करेंगे। हम ऐसे कह सकते हैं कि भाग देने का मतलब हर में गुणा करते हैं, है ना। तो ये अंश है, ये हर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे बी सी बचेगा, 1 बटे सी ए बचेगा और ये 1 बटे ए बी बचेगा जो कि एपी में होंगी। अब हमने प्रत्येक पद में ए बी सी से गुणा कर दिया, और जब ए बी सी से हमने गुणा कर दिया तो ये बी सी है ना, ए बचेगा, सी ए कट जाएगा तो ये केवल बी बचेगा, जबकि ए बी कट जाएगा तो केवल सी बचेगा। देखो आगे ये है ना, ये इस तरीके से ये तीनों पद हमें जो मिल रहे हैं ए बी सी वो काय में होंगे, एपी में होंगे। ठीक है ना हलवा, बिल्कुल एकदम आसान काम है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, आप कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये भी बिल्कुल एकदम बताएंगे, एकदम हलवा तरीके से बताएंगे, समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। देखो एक तो हमारे पास हम क्या करते हैं कि ये बुक से आपको पढ़ाते हैं, तो आपको सबसे पहले तो चाहिए कि भैया अपनी बुक जरूर अपने हाथ में लें, है ना, क्योंकि क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ोगे ना तो सारी बात अच्छे से समझ में आएगी। हम केवल उसका सॉल्व यहां लिखते हैं, ठीक है, और आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन होना, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। तो यहां पर ये है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लिखा है ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। क्या लिखा है, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। यहां लिख दें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी जीपी में है, ऐसा हमें देखो प्रश्न में दिया गया है। एक बात और दी गई है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी जीपी में है, यहां लिख दें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, कॉमा
b की पावर n प्लस c की पावर n कॉमा c की पावर n प्लस d की पावर n, ये तीनों राशियां जीपी में होंगी, ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना। ठीक, ये हमें ये दिखाना है कि यदि ए बी सी डी जीपी में है तो ये भी तीनों राशियां जीपी में होंगी। देखो एकदम आसान तरीके से बताएंगे। यहां पर हमें दिया गया है, यहां पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी जीपी में है। बता दो भाई अगर जीपी में है तो क्या प्रतिबंध होता है? जीपी के लिए प्रतिबंध होता है कि बी अपॉन ए बराबर होना चाहिए, सी अपॉन बी बराबर होना चाहिए डी अपॉन सी। मतलब अगला पद से पिछले पद का अनुपात, अगले पद से पिछले पद का अनुपात, अगले पद से पिछले पद का अनुपात, यहां भी देखो अगले पद से पिछले पद का अनुपात समान होना चाहिए, तभी तो हम जीपी में कहते हैं। तो ये यहां पर b अपॉन ए बराबर c अपॉन बी बराबर d अपॉन सी, ये तीनों बराबर बराबर होनी चाहिए। मान लेते हैं कि ये सार अनुपात इनका r है। क्या हमने लिख लिया? माना कि ये इनका सार अनुपात कितना है? r है। तो यहां से हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं b बराबर ए आर। देखो ध्यान दें, b बराबर कितना हो जाएगा? ए आर हो जाएगा कि नहीं? b बराबर ए आर। एक काम मेरे ख्याल से अगर इसको ना करें तो एकदम बढ़िया, हमने बताया कि हलवा ही बताएंगे ना, बिल्कुल हलवा बता देते हैं। ठीक, क्या काम कर रहे हैं? एक काम कर दें कि यहां पर एन पावर सब पर लगा दें। यदि ए बी सी डी जीपी में है तो इसका मतलब b अपॉन ए बराबर c अपॉन बी बराबर d अपॉन सी। तो यहां से अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख दें b की पावर n अपॉन ए की पावर n बराबर c की पावर n अपॉन b की पावर n और बराबर में d की पावर n अपॉन में c की पावर n लिख सकते। बोलो लिख सकते कि नहीं? यहां पर हमने क्या किया? प्रत्येक अनुपात पर n पावर लगा दी। भाई हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? मेरी बात समझ में आनी चाहिए आपको। देखो ध्यान दें, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि x बराबर 4, ध्यान दें, तो हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि दोनों साइडों पर अगर स्क्वायर कर दें तो यहां x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x की पावर n बराबर 4 की पावर n, क्या दिक्कत है? एक ही बात है। तो वही सब कुछ, वही प्रगुण को हमने यहां देखो अप्लाई किया है कि अगर इस पर n पावर लगा दें, इस पर भी n पावर लगा दें तो ये दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। इस पर n पावर लगा दें, इस पर n पावर लगा दें, दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अब देखो आगे, अब देखो और आगे। अब यहां पर एक हम यहां पर ऑपरेशन करते हैं। देखो ध्यान दें, क्या? देखो ध्यान दें, b की पावर n प्लस c की पावर n, अगर इन दोनों को योग कर दें और यहां पर इन दोनों का योग कर दें, a की पावर n प्लस b की पावर n, यहां बराबर का निशान लगा दें, इनका भी देखो अनुपातों का योग कर दें तो ये हो जाएगा c की पावर n प्लस d की पावर n और अपॉन में यहां लिख दें b की पावर n प्लस c की पावर n। बता दो भाई, ठीक है ना? तो यहां से देखिए, यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर n प्लस c की पावर n, यहां भी देखो b की पावर n प्लस c की पावर n है और यहां भी वही है, तो इनका दोनों का गुणनफल होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में यहां लिख सकते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n इनटू में लिख सकते हैं c की पावर n प्लस d की पावर n लिख सकते हैं। तो अब बच्चों यहां पर थोड़ी सी बात समझनी है, एक एग्जाम्पल से यहां समझ लें कि अगर x, y, z जीपी में है तो हमें पता होता है कि ये अगर जीपी में तभी कही जा सकती हैं जब मध्य वाली संख्या का स्क्वायर शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। तो हम ऐसा कहते हैं कि x, y, z जीपी में है। कब कहते हैं? तब जबकि y का स्क्वायर x इंटू z के बराबर हो। यहां बिल्कुल वही शर्त देखो लागू हो रही है। देखो ध्यान दें, बिल्कुल वही शर्त लागू यहां हो रही है कि ये मध्य की संख्या है, इसका स्क्वायर इन दोनों संख्याओं के, शेष दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। यहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, b की पावर n प्लस c की पावर n, c की पावर n प्लस d की पावर n जीपी में है। क्यों जीपी में है? इसलिए जीपी में है क्योंकि हमने सिद्ध किया है कि इस वाले का स्क्वायर a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n का स्क्वायर, देखो ये लिखा है, काय के बराबर है? इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है? तो अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं काय में होंगी? जीपी में होंगी। पक्की बात है।
और जो कि हमसे पूछा गया था, यही तो पूछा गया था कि ये तीनों संख्याएं जीपी में हो। ठीक है, क्लियर। चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 रब कर लेते हैं इसको। देखिए ये लिखा हुआ है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 की मूल a कोमा बी है, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल हमें दिए गए हैं a कोमा बी, और एक और अगला दूसरा द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू, इसके मूल c कोमा डी है। बहुत अच्छी बात है, जहां a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है, ये भी बात हमें दी गई है। तो हमें सिद्ध क्या करके दिखाना है कि q प्लस p अनुपात q माइनस p बराबर 17:15 हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 17, एकदम आसान। देखिए बहुत ध्यान से समझें, थोड़ा सा मामला कठिन वाला भी है, लेकिन हम आपको बिल्कुल एकदम सिंपल सी भाषा में बताएंगे, एकदम सिंपल सी भाषा में। यहां पर ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 देखना है आपको। यहां पर 18वें क्वेश्चन में लिखा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p और ये बराबर 0 के मूल कितने हैं, के मूल हैं a व b हैं। अगर इसके मूल a कोमा b हैं तो हम यहां से ऐसा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहां से देखो x का गुणांक है -3 और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। तो यहां से हमें a प्लस बी की, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो a प्लस बी की वैल्यू हमें 3 मिल गई। और एक बात और भी हमें पता है कि इन दोनों मूलों का गुणनफल कितना होता है, मूल है a इंटू बी, तो गुणनफल कितना हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा। तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहां p है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहां पर a इंटू बी बराबर हमें p मिल रहा है। यहां लिख दें a प्लस बी बराबर 3, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। और यहां से a इंटू बी बराबर p, इस पर हम नंबर 2 डाल दें। ठीक है, अब यहां पर एक दूसरा और इक्वेशन दिया गया है, तथा यदि एक दूसरा इक्वेशन देखो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस क्यू बराबर 0, इसके मूल क्या हैं, इसके मूल c कोमा डी हैं। इसके मूल क्या हैं, c कोमा डी है। तो अब बता दो इन दोनों मूलों का योगफल कितना होगा। तो आपको लिखना है माइनस x का गुणांक -12 है अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो यहां से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, c प्लस डी बराबर हमें कितना मिल जाएगा 12। चलो इस पर नंबर 3 डाल लें, तथा इन दोनों मूलों का गुणनफल बराबर कितना होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब q हो जाएगा। ठीक है, q अपॉन 1 लिख दें तो हम इसको c इंटू डी बराबर क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो को ध्यान दें, इन 4 इक्वेशनों की मदद से हमें सिद्ध करके दिखाना है, क्या सिद्ध करके दिखाना है कि p प्लस क्यू अनुपात p माइनस क्यू बराबर 17:15 सिद्ध करके दिखाना है। देखो बच्चों एक बात यहां और दी गई है कि a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है। कैसे दिया गया है, देखो यहां दिया है तथा दिया है क्या, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d जीपी में है, ऐसा हमें दिया गया है। तो अभी आपको बताया कि अगर 4 राशियां ये जीपी में हैं तो ये तभी जीपी में कही जाएंगी जब b से a का अनुपात बराबर c से b का अनुपात बराबर d से c का अनुपात समान हो। अगला पद से पिछले पद का अनुपात, अगला पद से पिछले पद का अनुपात, और ये अगला पद से इस पिछले पद का अनुपात यदि बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये चारों राशियां जीपी में हैं। तो यहां से b अपॉन a बराबर c अपॉन b बराबर d अपॉन c, और इसको हम बराबर में r मान लेते हैं। क्या मान लें, r। यहां से अगर b की वैल्यू निकालें तो b बराबर ar हो जाएगा। तो को ध्यान दें, b अपॉन a बराबर r, इन दोनों को जो बीच में अनुपात है ना उनको छोड़ दें, तो b अपॉन a बराबर r लिख दें
चलो एक बार लिख देते हैं, b अपॉन a बराबर r लिख दें तो b की वैल्यू हमें ar मिल जाएगी। ठीक है, और यहां देखो c अपॉन b बराबर r लिख दें, c अपॉन b बराबर अगर r लिख दें तो यहां से देखो c बराबर कितना हो जाएगा, b r हो जाएगा। फिर इस b का मान देखो ar हमने निकाल लिया है, तो हमें ar इंटू r रखना है, तब ar स्क्वायर हो जाएगा। इस b की जगह क्या लिखना है, ar लिखना है, और एक r का और गुणा करोगे तो r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल ठीक लास्ट में एक बात और देखो, तो यहां देखते हैं d बटे c क्या है, d बटे c बराबर अगर r लिख दें तो d बराबर हमें मिल जाएगा cr, और ये देखो d बराबर c की वैल्यू हमने निकाल रखी है, c बराबर है ar स्क्वायर, तो यहां लिख दें ar स्क्वायर और इनटू में r लिखोगे तो r का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख दें d बराबर ar क्यूब। ठीक है, ये देखिए ए बी सी डी के मान हमने निकाल लिए। अब हमें करना क्या है, देखो उस पर थोड़ा गौर करें। देखो ध्यान दें, समीकरण एक को देखो, ये वाला एक समीकरण है और ये वाला आपका समीकरण एक और ये समीकरण तीन। समीकरण एक और समीकरण तीन को देखो, समीकरण एक में हम समीकरण तीन से भाग कर दें, समीकरण एक बटे तीन से, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, एक बटे तीन से, ये एक है और ये आपका तीन है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय c प्लस डी, और इधर 3 और डिवाइडेड बाय 12। ठीक, एक समीकरण से तीसरे समीकरण का हमने भाग किया है, तो यहां से देखो a की वैल्यू तो a बनी रहने दें, प्लस b की वैल्यू हमने ar निकाली है, देखो ध्यान दें b की वैल्यू ar निकाली है, और c की वैल्यू हमने ar स्क्वायर निकाली है, कितनी निकाली है, ar स्क्वायर निकाली है, प्लस d की वैल्यू ये देखो ar का क्यूब है, बराबर यहां देखो 3 एकम 3, 3 चौको 12, यहां 1/4 लिख दें। ठीक, ऊपर से आपको a कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस r यहां मिलेगा, नीचे से ar स्क्वायर कॉमन है तो ये भी हमें 1 प्लस r देगा, और बराबर में 1/4, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस r से ये 1 प्लस r कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से r स्क्वायर की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी, तो यहां से r बराबर प्लस माइनस 2। इतनी बात ठीक है भाई, r की वैल्यू हमें मिल गई। थोड़ी देर के लिए यहां पर अलग अलग दोनों संख्याएं निकलेंगी, हम r बराबर प्लस 2 रख दें, अगर r बराबर कितना लिख दें, प्लस 2 लिख दें। अब हम ये मान लेते हैं कि r का मान 2 है, तब यहां से देखो समीकरण एक को देखो, समीकरण एक से यहां हमारे पास a लिखा है प्लस b, और जिस b को हम ar लिख दें, देखो b बराबर ar है, b बराबर कितना है ar, a तो हमारे पास a है, b का मान ar है और बराबर में कितना है 3। ठीक, यहां से a प्लस a इंटू आर की वैल्यू हम 2 लिख दें, r बराबर 2 है, और तब यहां पर बराबर में ये 3 हमें लिखना है, 2a प्लस 1a मतलब 3a, और 3a बराबर 3, तो a बराबर हमें कितना मिल जाएगा, a बराबर हमें 1 मिल जाएगा। ये देखिए हमने a की वैल्यू निकाल ली, a बराबर 1। थोड़ा और आगे आना पड़ेगा, देखो ध्यान दें, a बराबर हमने 1 निकाला। अब यहां से देखो b की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो b बराबर कितना है, ar है, a की वैल्यू हमने 1 निकाली है, r की वैल्यू हमने 2 निकाली है, तो यहां से b बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो c की बात करें, c बराबर हमारे पास ar स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो यहां पर c बराबर ar स्क्वायर, तो c बराबर a स्क्वायर, तो c की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, a का मान हम देखो 1 लिख देते हैं, r का मान हम 2 लिख दें, 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर 4, c बराबर हमें कितना मिलेगा, 4। ठीक, इसके बाद d की वैल्यू, d बराबर कितना है, ar का क्यूब है, देखो ये लिखा है d बराबर ar क्यूब, कहां, ये देखो d बराबर ar क्यूब, तो यहां से d बराबर a की वैल्यू हम 1 लिख दें, r की वैल्यू हम 2 लिख दें, इस पर क्यूब लगा दें, 2 का क्यूब हमें 8 मिलेगा, तो d बराबर हमें 8 मिल रहा है। ठीक, d बराबर 8। अब देखो a b c d हमने चारों वैल्यू निकाल ली, हमें क्या पूछा गया है उसको लिख देते हैं। देखो हमसे पूछा गया है q प्लस p अपॉन में q माइनस p की वैल्यू हमसे पूछी गई। ठीक,
अब देखो भैया Q की वैल्यू क्या है, हमने Q की वैल्यू C इंटू डी निकाल ली है, तो यहां लिख देते हैं C इंटू डी, प्लस P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू A इंटू बी है, यहां हम P की वैल्यू A इंटू बी लिख दें, अपॉन नीचे बताओ Q की वैल्यू C इंटू डी लिख दें, माइनस P की वैल्यू A इंटू बी लिख दें। सिंपल सी बात है। अब हमने यहां पर A B C D चारों संख्याओं के मान निकाल लिए हैं, उनको यहां रख देते हैं, आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। C की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, C की वैल्यू 4 लिखेंगे, D की वैल्यू कितनी लिखेंगे, D की वैल्यू 8 लिखेंगे, प्लस A की वैल्यू 1 लिखेंगे और B की वैल्यू हम 2 लिख देंगे। ठीक, ये हमने देखो लिख लिया। नीचे भी बिल्कुल वही काम, 4 गुणे 8 माइनस 1 गुणे 2। बताओ भाई, 8 चौको 32, 32 में 2 जोड़ दें तो 32 और 2 34 हो जाएगा। नीचे देखिए 8 चौको 32 में से 2 घटाओगे 30 मिल जाएगा। अब यहां से हमें 2 से अगर कैंसिल करना है तो 17 बार ऊपर होगा और ये 15 बार नीचे हो जाएगा। ठीक, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया Q प्लस P अपॉन में Q माइनस P की वैल्यू मिल गई। यही हमसे प्रूव करवाई गई है। देखो ध्यान दें, यही तो प्रूव करवाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। थोड़ा बड़ा है सवाल, अच्छा सवाल है, मजे से पढ़ना है, एक बार ध्यान से पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ठीक है, इसको रब कर लें, इसको रब कर लें, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को भी बड़े ध्यान से समझो, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, दो धनात्मक संख्याओं A और B के बीच समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात m अनुपात n दिया गया है। तो दर्शाइए कि A अनुपात B बराबर m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अनुपात m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर है ये आपका 19 दिया गया है। ये देखो क्या दिया है, दिया है A संख्या है व B एक संख्या है। A व B दो संख्याएं हैं, इनके बीच समांतर माध्य बता दो कितना होता है। A और B के बीच समांतर माध्य बताओ पहले, A व B का समांतर माध्य, A व B का समांतर माध्य होता है A प्लस B बटे 2 होता है। ठीक, और इसका गुणोत्तर माध्य बताओ। अगर समांतर माध्य को हम कैपिटल A से लिख लें, ये तो कैपिटल A से लिखा जाता है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य A से लिख दिया हमने, और ये संख्याएं दोनों हैं, इनका योगफल का आधा होता है समांतर माध्य। ठीक है, बता दो इनका गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तथा A व B का गुणोत्तर माध्य बता दो। तो इनका गुणोत्तर माध्य होता है, उसको हम G से लिखते हैं, और ये गुणोत्तर माध्य बराबर होता है अंडर रूट AB होता है। कितना होता है, दोनों के गुणनफल का वर्गमूल होता है। यहां पर हमें प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि जो समांतर माध्य है और गुणोत्तर माध्य है उसका अनुपात दिया है m अनुपात n। यहां लिख देते हैं दिया है, क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है कि जो समांतर माध्य है और गुणोत्तर माध्य है उसका अनुपात है m अनुपात n। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। यहां देखो समांतर माध्य को लिखेंगे a प्लस b बटे 2 और गुणोत्तर माध्य को लिखेंगे अंडर रूट AB, और ये बराबर में हमें m अपॉन n दिया गया है। ठीक, अब यहां से इसको हल करोगे, हमें a अनुपात b की वैल्यू पूछी गई है। तो बहुत आसान से देखो, यहां पर एक काम करते हैं, यहां हम योगांतरानुपात की क्रिया करते हैं। योगांतरानुपात की क्रिया से आपको मतलब, इससे पहले वाली वीडियो में 1-2 प्रश्न आए थे, उसमें भी हमने बताया था, इसमें हम अपनी भाषा में यह कह सकते हैं कि योग करना है, अंतर करना है, अनुपात करना है, इसीलिए इसका नाम है योगांतरानुपात। अप्लाई कैसे करना होता है, जैसे ये हर में लिखा है ना a प्लस बी, उसी को हम अंश में लिखेंगे, उसी को हर में लिखेंगे, मतलब हर अंश बटे अंश लिख दें। अंश में a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी लिख दें, और फिर इसके बाद ये अंश में जोड़ दें और हर में घटा दें। क्या जोड़ें क्या घटाएं, हर को जोड़ें
और हर को ही घटा दें, तो 2 अंडर रूट ए बी यहां जोड़ दें, 2 अंडर रूट ए बी यहां घटा दें। ठीक, अंश बटे अंश, हर जोड़ें हर घटाएं, ऐसे याद कर लो। ठीक, और बराबर में इसी प्रकार m अपॉन m लिख दें, अंश बटे अंश लिख दें और यहां हर जोड़ दें और यहां हर घटा दें। बोलो ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, बड़े आराम से आप कहोगे कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करना है, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर करोगे ये भी आपका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, फिर इन दोनों का गुणा का दूना लिखना होता है। ठीक है कि नहीं, और यहां भी आपको अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिखना है, लिखना कि नहीं, ये माइनस दोनों का गुणा का दूना है तो यहां पर बीच में माइनस आ जाएगा, बराबर में m प्लस एन डिवाइडेड बाय m माइनस एन। बोलो भाई ठीक है। एक काम करोगे, यहां पर दोनों के ये वर्ग है ना, वर्ग ये खत्म कर दो, तो क्या करोगे, वर्गमूल ले लो। बिल्कुल आसान सी बात है, वर्ग खत्म करने का मतलब वर्गमूल ले लो। तो वर्गमूल लेने से क्या हो जाएगा, देखो ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और यहां डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी लिखोगे, वर्ग खत्म कर दिया, इधर वर्गमूल का निशान लगा दो, मतलब अंडर रूट में आ जाएगा m प्लस एन अपॉन में m माइनस एन। इतना ठीक है। एक बात और, वही क्रिया हम अपना दें, यहां लिख दें पुनः योगांतरानुपात से, फिर से वही क्रिया हमने कर दी, क्या, अंश बटे अंश, हर जोड़ें हर घटाएं। तो अंश में लिखा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, यही नीचे लिखना है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अब यहां अंश हर जोड़ना है, हर घटाना है, हर ऊपर जोड़ोगे तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी और नीचे जब घटाओगे तो अंडर रूट ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, बराबर बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार यहां भी हमें वही काम करना है, अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट, देखो ध्यान दें, अंडर रूट एम प्लस एन और यहां नीचे भी आपको लिखना है अंडर रूट एम प्लस एन। अब हर जोड़ना है ऊपर और हर घटाना है नीचे, तो यहां से देखिए अगर ये हर है, हर कितना है, अंडर रूट एम माइनस एन, यहां घटाना है अंडर रूट एम माइनस एन, हर जोड़ा हर घटाया, इतनी बात ठीक है। यहां हम देख सकते हैं अंडर रूट बी कैंसिल हो जाएगा, यहां देख सकते हैं अंडर रूट ए कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ए में अंडर रूट ए जोड़ें तो 2 अंडर रूट ए मिलेगा, और नीचे भी हमें अंडर रूट बी से अंडर रूट बी जोड़ने पर 2 अंडर रूट बी मिल जाएगा, बराबर। यहां देखो ऐसा जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने दें, m प्लस एन का अंडर रूट और यहां भी प्लस m माइनस एन का अंडर रूट, और यहां भी बिल्कुल वही काम करना है, m प्लस एन का अंडर रूट माइनस m माइनस एन का अंडर रूट। ठीक है, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्योंकि हमें तो a अनुपात b चाहिए, अंडर रूट लगा है खत्म हो जाएगा, तो वर्ग करने पर देखो क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, वर्गमूल खत्म। यहां वर्ग करने पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बिल्कुल ठीक नीचे भी आपको ऐसा ही लिखना है, m प्लस एन का अंडर रूट माइनस m माइनस एन का अंडर रूट का स्क्वायर, इतना ठीक है। अब इसके स्क्वायर को देखो हम तोड़ दें, तो स्क्वायर तोड़ने पर हमें पहला पद ये है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो यहां वर्गमूल खत्म हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, मतलब m माइनस एन हो जाएगा, और फिर प्लस का निशान लगा दो। इन दोनों का गुणा करके हमें दूना करना है, तो दूना करना है मतलब 2 का गुणा कर दें, और इन दोनों का गुणा करना है, तो बता सकते हो इन दोनों का गुणा कितना होगा, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखो m प्लस एन में m माइनस एन का गुणा करोगे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और अंडर रूट, बिल्कुल ठीक। नीचे भी आपको ऐसा ही करना है, देखो ये हो जाएगा m प्लस एन, ये हो जाएगा m माइनस एन, और माइनस में हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इतना ठीक है। यहां से देखिए n माइनस और ये n प्लस का कैंसिल, n माइनस और ये n प्लस का कैंसिल। अब आपके पास केवल जो यहां देखिए जो भी आपका आंसर आएगा
बस अब केवल और केवल आंसर ही आएगा। देखो a अपॉन बी बराबर, यहां हमारे पास m जोड़ के ये 2m हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। यहां बटे में लिख दें m 2m हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक, a अपॉन बी बराबर, ऊपर से 2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में यहां भी 2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यही हमें देखो सिद्ध करना है कि a से b का जो अनुपात होगा वो m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये अनुपात m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा। ठीक, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये देखिए इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसको नोट कर लें भाई, क्लियर है। तो यहां से अगर हम इस क्रिया को ना करके और यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उस तरीके से हल करते तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता। तो यहां से हमें याद रखना है, इस प्रकार से हमें यह दिया गया है कि a से जो g का अनुपात है, मतलब समांतर माध्य से गुणोत्तर माध्य का जो अनुपात है वो m अनुपात n दिया गया है। उसमें हमने a की वैल्यू और g की वैल्यू पहले से निकाल रखी है, उनको हमने सब्स्टिट्यूट किया और इसके बाद हमने योगांतरानुपात की क्रिया की, फिर इसके बाद में पुनः योगांतरानुपात की क्रिया की, फिर इसके बाद स्क्वायर किया और a अनुपात b का मान हमने ये निकाला। ठीक है, पूरा एक बार फिर से देख लें। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ठीक है, इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 20वां प्रश्न कहता है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है और आगे दिया गया है बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तथा 1/c, 1/d, 1/e समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि a, c, e गुणोत्तर श्रेणी में हैं। ऐसा हमें सिद्ध करना है। यह है क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20वां प्रश्न लिखा है, सबसे पहला काम तो ये लिखा है a, b, c और ये आपके AP में है, a, b, c AP में है। तो यहां से अगर ये a, b, c AP में है तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2b बराबर a प्लस c, या अगर b की वैल्यू निकालें तो b बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस c बटे 2। चलो यहां b की वैल्यू यहां पर हमने निकाल ली, a, b, c AP में है तो b का मान a प्लस c बटे 2। ठीक है, चलो दूसरी शर्त हमें दी गई है, क्या दी गई है? दूसरी शर्त ये दी गई है कि b, c, d GP में है, देखो, तथा b, c, d ये तीनों राशियां GP में हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो यदि ये तीनों संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो इसका मतलब हम जानते हैं कि मध्य वाली संख्या का स्क्वायर शेष दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब c स्क्वायर बराबर b इंटू डी। चलो इस पर हम नंबर 2 डाल देते हैं। एक और देखो यहां पर तीसरी चीज दी गई है, और तीसरी शर्त हमें दी गई है 1/c, 1/c, 1/d, 1/e और ये तीनों राशियां AP में फिर दी गई हैं, AP में हैं। देखो ये सब कुछ हमें दिया गया है, ये दिया गया है, ये भी हमें देखो दिया है, ये भी दिया गया है, सब कुछ हमें दिया गया है, ये भी हमें दिया गया है, ये सब दी गई शर्तें हैं। ये दिया है कि ABC GP में, ABC AP में है तो हमने b बराबर a प्लस c बटे 2 निकाला। BCD GP में है तो हमने निकाला c स्क्वायर बराबर b इंटू डी, से हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। और तीसरी शर्त दी गई है 1/c, 1/d, 1/e अगर AP में है, ऐसा दिया गया है तो यहां से हम लिख सकते हैं AP में होने का मतलब है मध्य वाली संख्या का दूना, मतलब 1/d का दूना 2/d,
काय के बराबर, 1/c प्लस 1/e के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से इस पर हम नंबर, चलो इसको थोड़ा हल करेंगे, इसको थोड़ा हल करेंगे। 2/d इक्वल टू, यहां से देखिए c इंटू ई एलसीएम आएगा, तो हम लिख सकते हैं e प्लस सी। ठीक, यहां से अगर d की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा d बराबर 2c इंटू ई डिवाइडेड बाय e प्लस सी। ठीक, चलो इस पर हम नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है, 3 नंबर डाल देते हैं। इसके बाद देखो हमें अब सिद्ध करना है कि a, c, e जीपी में है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। चलो लिख देते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि a, c, e जीपी में है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। अगर ये जीपी में है तो सिद्ध, अगर a, c, e जीपी में है, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब हमें सिद्ध ये करना है कि c स्क्वायर बराबर a इंटू ई। c स्क्वायर बराबर मतलब बीच वाले का स्क्वायर शेष दोनों के गुणनफल के बराबर हमें सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। ठीक, अब कैसे सिद्ध करोगे? यहां देखो कैसे सिद्ध करोगे। हमें पहली शर्त दी गई है, दूसरी शर्त दी गई है, तीसरी शर्त दी गई है। इन तीनों की मदद से हमें सिद्ध करना है c स्क्वायर बराबर a इंटू ई। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो समीकरण 2 को देखो, यहां c स्क्वायर लिखा है ना, हमें तो c स्क्वायर सिद्ध करना है। तो यहां समीकरण 2 को देखो, समीकरण 2 में b का मान और d का मान लिख दो। कहां से? b का मान देखो समीकरण 1 से, d का मान समीकरण 3 से रख दो। यहां लिख दें समीकरण 2 में समीकरण 1 से b का मान तथा समीकरण 3 से d का मान रखने पर, कहां रखना है आपको रखना है समीकरण 2 में। यहां इसमें रखना है, देखो c स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों, b की वैल्यू हम लिखेंगे a प्लस सी बटे 2 इंटू डी, और d की वैल्यू हम लिखेंगे, d की वैल्यू देखो कितनी लिखेंगे, d की वैल्यू हम लिखेंगे 2c इंटू ई और डिवाइडेड बाय e प्लस सी। ठीक, e प्लस सी, इतनी बात ठीक है। अब देखो बिल्कुल आसान बात है, हमें देखो c स्क्वायर ज्यों का त्यों रखना है। यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये हो जाएगा, मिल जाएगा कितना, a प्लस सी इंटू में c इंटू ई और डिवाइडेड बाय e प्लस सी। यहां एक बात और समझ में आ रही कि ये c स्क्वायर से एक c कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, c इंटू, ये देखो c है, c इंटू ई प्लस सी और बराबर में a प्लस सी। ठीक, और e का और गुणा करना है, देखो ध्यान दें, e का गुणा और करना है तो a इंटू ई प्लस सी इंटू ई। इतनी बात ठीक है। चलो यहां देखो गुणा करते हैं, c इंटू ई प्लस सी का स्क्वायर बराबर में a इंटू ई प्लस सी इंटू ई। तो मेरे ख्याल से c इंटू ई और ये c इंटू ई कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा c स्क्वायर बराबर a इंटू ई। देखो हमें यही तो सिद्ध करना था, c स्क्वायर बराबर a इंटू ई, c स्क्वायर बराबर a इंटू ई, यही तो सिद्ध करना था। तो इससे हमारे पास ये सिद्ध होता है, हमें ये सिद्ध होके प्राप्त हो रहा है कि a, c, e जीपी में होंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर हमने प्रूव किया है। तो इसका मतलब ए सी ई जीपी में होंगे, प्रूव लिखते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर है 20। आगे क्वेश्चन नंबर 21 की बारी आती है। देखो 21वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कर दे रब भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें लिखा हुआ है
निम्नलिखित श्रेणियों में n पदों का योगफल बताइए। देखो जो हमें श्रेणी, दो प्रश्न हैं, एक प्रश्न हम करेंगे, एक आप करेंगे। देखो पहला प्रश्न हम कर देते हैं, लिखा है 5 प्लस 55 प्लस 555 और प्लस ऐसे ही पद आगे हैं। कितने पद हैं? n पद हैं। n पदों तक ये श्रेणी गई है, उन सभी पदों का हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करोगे? मान लेते हैं कि ये योगफल s है। क्या है? s। तो s बराबर हमें लिखना है 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस n डॉट डॉट n पदों तक। ठीक है, अब यहां से देखो s बराबर, हालांकि ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज पीछे आपने की है ना, उसमें है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 5 देखो कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लें तो 5 कॉमन लेने से यहां तो 1 मिल जाएगा, यहां पर 11 हो जाएगा, यहां पर 111 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार n पद यहां पर हमारी श्रेणी में हमें मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो अब हम एक काम करते हैं कि 9 से भाग करेंगे, 9 से गुणा करेंगे। तो अगर 9 से गुणा करेंगे तो 1 का 9 में गुणा 9, इसमें 11 में 9 का गुणा 99, 111 में 9 का गुणा तो 999 और प्लस n डॉट डॉट n पदों तक। इसी प्रकार के पद हमें कितने मिलेंगे? n पद मिलेंगे। ठीक है, चलो और आगे 5/9। अब इसको हम देखो, अभी हमारे पास कोई भी ये श्रेणी नहीं है, ना समांतर श्रेणी है ना गुणोत्तर श्रेणी है, तो हम योगफल का फॉर्मूला हमें पता ही नहीं है किस श्रेणी में कौन से प्रकार की ये श्रेणी है, तो हमें ये पता है ही नहीं, तो हम इसका योगफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब थोड़ा सा बदलेंगे, इसको हम ऐसे लिख दें, 9 को लिख दें 10 - 1, यहां हम 99 को लिख दें 100 - 1। देखो 100 - 1 कहें या 10 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 ही तो होता है। यहां पर हम कहें 1000 - 1, 1000 - 1, 1000 - 1, 10 का वर्ग 1, सॉरी 10 का क्यूब 1000, 1000 - 1 बराबर 999 हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार के कितने पद हैं? n पदों तक ये श्रेणी हमारी जाती है। ठीक है, और थोड़े आगे आ जाओ, 5/9। अब यहां से देखिए पहला पद 10 है, दूसरा पद ये 10 का स्क्वायर है, तीसरा पद 10 का क्यूब है, ये देखिए प्लस n डॉट डॉट n पदों तक ऐसी ही श्रेणी जाएगी, n पदों तक। ठीक है, ये आपके पास एक श्रेणी बन गई। इसको हम जान सकते हैं कि ये श्रेणी हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, कैसी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी है। जबकि यहां से एक देखो -1 -1 -1 कितनी बार है? n बार है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + n डॉट डॉट n पदों तक। ठीक है, इतनी बात ठीक है, बराबर 5/9। अब यहां से गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? होता है a, देखो a की वैल्यू 10 है, a ब्रैकेट में r की पावर, r भी देखो 10 है, की पावर n -1 और बटे में r -1, r की वैल्यू 10 है ना। और यहां देखिए माइनस, अब 1 1 1 1 कितनी बार है? n बार है, तो योगफल कितना होगा? n होगा। ठीक, जैसे हम ये कहते हैं कि 1 + 1 तो भैया 1 और 1 2 होता है कि नहीं, है ना। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि 2 + 2 + 2 3 बार जोड़ दो, तो आप कहते हैं 2 × 3, ऐसे तो कहते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 1 + 1 + n बार जोड़ दो, तो 1 × n मतलब n, सीधी बात है। तो यहां से 1 1 1 हमने n बार जोड़ा तो हमें 1 n मिल गया। ठीक, 1 n, इतनी बात ठीक है, 1 n लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमने 1 n तो लिख रखा था पहले से, है ना, ये वाला। ठीक, चलो और आगे देखो, तो बस यही इसका आंसर है, समझो 5 इसको अगर चाहो तो इसका अंदर गुणा कर दें तो 50 हो जाएगा, 10 × 5 = 50। ये देखो 9 का अंदर गुणा करोगे तो 9 का 9 में गुणा 81 हो जाएगा। 9 ये है ना, 9 ये है, 9 में 81 और इंटू में 10 की पावर n - 1 और माइनस का n में भी 5/9 का गुणा करना है, 5/9 n। ठीक, ये देखो इसका योगफल है। क्लियर बात? चलो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, 21वें प्रश्न का पहला भाग है, इसका दूसरा भाग आप स्वयं करेंगे। ठीक है, चलो और थोड़ी आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 रब कर लें, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो,
क्वेश्चन नंबर 22वां लिखा है श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करिए। देखो श्रेणी हमें कुछ इस प्रकार से दी गई है, इसका हमें 20वां पद ज्ञात करना है। श्रेणी दी गई है 2 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 8 और प्लस ये इस प्रकार से n पदों की ये हमारी श्रेणी है। n पदों तक ये श्रेणी गई है और इस श्रेणी का हमें 20वां पद ज्ञात करना है। इस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना है। तो अगर हमें इस श्रेणी का nवां पद मिल जाए तो हम n बराबर 20 रख दें तो हमें श्रेणी का 20वां पद मिल जाएगा। तो यहां से देखो दो श्रेणियां यहां पर लिखी हुई हैं। पहले 2 4 6, ये देखिए पहले में जो लिखा है 2 4 6 करके एक श्रेणी गई है और यहां पर 4 6 8 ये एक श्रेणी गई है। तो इनका हम पहली वाली श्रेणी का nवां पद निकालें और फिर दूसरी वाली श्रेणी का nवां पद निकालें, दोनों का गुणा कर दें तो हमें इस श्रेणी का nवां पद मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, श्रेणी का nवां पद यहां लिख दें। दी गई श्रेणी का nवां पद कितना होगा? दी गई श्रेणी का nवां पद जो होगा वो हो जाएगा, देखो 2 और 4 6 और डॉट का nवां पद निकालें और फिर इसके बाद में हमें दूसरी वाली श्रेणी जो दी गई उसका गुणा कर दें। दूसरी श्रेणी का nवां पद कितना हो जाएगा? 4 6 8 डॉट का nवां पद। यहां पर हम दोनों श्रेणियों का nवां पद निकाल लें और आपस में गुणा कर दें तो हमें दी गई श्रेणी का nवां पद मिल जाएगा। बता दो इस श्रेणी का nवां पद कितना होगा? तो आपको पता है ये समांतर श्रेणी है, इसका nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 2 है, n माइनस 1 इंटू डी और डी बराबर भी देखो 4 में से 2 घटाओगे हमें 2 मिल जाएगा। तो ये पहली वाली जो श्रेणी है उसका nवां पद मिल गया। यहां अब हमें दूसरी वाली श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। इसका nवां पद कितना हो जाएगा? a का मतलब 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहां पर भी डी की वैल्यू देखो 2 दी गई है। तो अब हमें श्रेणी का nवां पद मिल जाएगा कितना? देखो 2 प्लस 2n माइनस 2 और इनटू में यहां देखो 4 प्लस 2n माइनस 2। बस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर हमें 2n मिलेगा इनटू यहां पर हमें 2n प्लस 2 मिलेगा। देखो ध्यान दें 4 में से 2 घटेगा 2। तो ये हमें दी गई श्रेणी का nवां पद मिल गया। अब हम n बराबर 20 लिख दें तो n बराबर 20 रखने पर अगर n की वैल्यू 20 रख दें तो हमें श्रेणी का 20वां पद मिल जाएगा। श्रेणी का 20वां पद मिल जाएगा। श्रेणी का 20वां पद बराबर हो जाएगा देखो कितना? 2 गुणे 20 इंटू में 2 गुणे 20 प्लस 2। ठीक, तो यहां देखिए 20 दूनी 40 लिख दें और ये 20 दूनी 40 में 2 जोड़ोगे तो यहां हमें 42 मिल जाएगा। तो यहां इसका गुणा कर देते हैं 0 और 4 दूनी 8 4 चौको 16 तो ये हो गया 1680। श्रेणी का 20वां पद कितना होगा? ये 20वां पद होगा 1680। ठीक है, क्लियर बात? चलो तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22वां कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, इसको अब हम रब कर लेते हैं लास्ट में। अब आपको आगे देखो देखना है, इससे आगे जो प्रश्न लिखा है क्वेश्चन नंबर 23, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है, ऐसा प्रश्न है ये आपके पास। यहां क्वेश्चन नंबर, हालांकि हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में इसी टाइप के सवाल थे, वो हमने करवाए नहीं है। क्यों नहीं करवाए? क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 के कारण वो पाठ्यक्रम से निकाल दिए गए हैं। सिग्मा वाले फॉर्मूले हैं, जैसे सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब, इनसे आधारित ये प्रश्न हैं। सिग्मा n की वैल्यू होती है, मतलब सिग्मा n का मतलब होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जो कि होता है n प्लस 1/2। सिग्मा n स्क्वायर का मतलब होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसको हम लिखते हैं n प्लस 1, 2n प्लस 1 और अपॉन में 6 लिखते हैं इसकी वैल्यू। जबकि सिग्मा n क्यूब की वैल्यू लिखते हैं n प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, यहां पर हम
ये सब चीजें इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से निकाल दी गई। हालांकि हमें इनकी जरूरत 12th में पड़ेगी, इसलिए हमने उस दिन भी फॉर्मूले सारे बता दिए थे। आज हम एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दें कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2 होता है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n+1 2n+1/6 होता है, जबकि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर यह क्वेश्चन नंबर 23 है। तो फिलहाल यहां पर आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, और हम ऐसे कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 ही इस एक्सरसाइज का हम अंतिम क्वेश्चन मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 भी इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम में नहीं है, यही सिग्मा के सूत्रों पर आधारित है। 25वां 26वां ये सब कुछ वही है, बाकी 27वां से आगे जो प्रश्न लिखे हुए हैं वो तो सिंपल सी बात है कि थोड़ी इबारत के रूप में लिखे हुए हैं। अगर उनको आप करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा खास बात नहीं। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 24 करवा दें। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, लिखा हुआ है कि यदि S1, S2, S3 क्रमशः प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग और उनके वर्गों का योग तथा उनके घनों का योग है, तो सिद्ध करिए 9s² बराबर में s3 इंटू ब्रैकेट में 1 + 8x³। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान दें। हालांकि अब अगर बात करें हम कि 24वां प्रश्न, तो 24वां प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है। देखो यहां पर दिया गया है कि S1 क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, मतलब सिग्मा n है। भाई ये तो वही बात हो गई ना। S क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो हम इसको लिख सकते हैं n+1/2। S1 बराबर क्या है, n इंटू n+1/2। और S2 क्या है, S2 जो है वो उनके वर्गों का योगफल है, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हम सिग्मा n² लिखते हैं। और इसकी वैल्यू अभी हमने बताई n+1 2n+1 और y6। ठीक है, और S3 क्या है, यहां दिया गया है S3 जो है वो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल है, और n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल को हमने लिखा n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये हमें दिया गया है, S1, S2, S3 की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, और अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहां लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, देखिए कितना हमें लिखा हुआ है यहां पर 9s2 का स्क्वायर बराबर में S3 इंटू ब्रैकेट में 1 + 8s1, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर S1, S2, S3 की हमें वैल्यू की जरूरत है। यहां देखो S2, यहां S3 और यहां S1, तो हम RHS यदि ले लें और S3 की वैल्यू लिख दें, S1 की वैल्यू लिख दें और इसको कैलकुलेट कर दें, तो ये 9 इंटू S2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, और ना करो तो कोई खास बात नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वर्ष के लिए ये सिग्मा वाले फॉर्मूले पाठ्यक्रम से निकाल दिए गए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। ठीक है, बाकी बचे हुए शेष क्वेश्चन यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी अगर ना करें तो कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आगे लेक्चर होगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल एकदम मजेदार चैप्टर है, एकदम मजेदार चैप्टर है, और यहां के लिए नहीं, आगामी जानकारी के लिए, मतलब इंटरमीडिएट के लिए और या इससे अब जब भी जाओगे तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। या आपकी बहुत अच्छा चैप्टर है सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसको आप लोग अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।